नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं नवविक्रम सिंह। नीति आयोग के गठन को 4 साल पूरे हो गए हैं। सरकार ने नए भारत के निर्माण के नजरिए से योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया, जिसका मकसद देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवेश को गति देना है। नीति आयोग सरकार के लिए एक थिंक टैंक का काम करता है, जिसका काम सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण कर सके जो जनहित में हो। नीति आयोग अपने गठन के बाद से लगातार अपने काम को बखूबी अंजाम दे रहा है और नए भारत के निर्माण के लिए नीतियां बनाने में भी मददगार रहा है। आज विशेष में बात करेंगे नीति आयोग के गठन और मकसद पर। साथ ही समझेंगे कि आखिर नए भारत के लिए क्या है रोड मैप। इसके अलावा जानेंगे देश की सबसे बड़ी आबादी यानी किसानों की आय में इजाफे के लिए बनी नीतियों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। समय समय पर कोई भी सरकार देश की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और बदलते परिवेश के माकूल बनाने के लिए नीति निर्माण करती रहती है। इसी क्रम में 1950 से चले आ रहे योजना आयोग की जगह नीति आयोग का गठन किया गया। सरकार ने नीति आयोग को थिंक टैंक के रूप में सेवाएं देने वाली संस्था के रूप में बताया है। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का गठन 1 जनवरी 2015 को सालों पुरानी योजना आयोग के स्थान पर किया गया। इसके लिए 15 मार्च 1950 को जिस प्रस्ताव के जरिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी, उसके स्थान पर नया प्रस्ताव लाया गया। इसके गठन के पीछे ये तर्क दिया गया कि नए भारत के बदलते माहौल में शासन और नीति के संस्थानों को नई चुनौतियों को अपनाने की जरूरत है और ये अनिवार्य रूप से भारतीय संविधान के मूलभूत सिद्धांतों, हमारी सभ्यता के इतिहास से ज्ञान के भंडार और वर्तमान सामाजिक, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों पर आधारित होना चाहिए। इसके साथ ही भारत के नागरिकों को शासन और नीति बदलावों में संस्थागत सुधारों की जरूरत है, जिससे बड़े बदलाव की रूपरेखा तैयार हो सके और उसका पोषण हो सके। प्लानिंग कमीशन के बारे में एक थिंकिंग जब नीति आयोग बनाया गया, उससे 3 साल पहले से एक थिंकिंग चल रही थी कि अब समय आ गया है कि हमें ज़्यादा बल नीतियों पे देना चाहिए, ज़्यादा बल एक थिंक टैंक के रूप में देना चाहिए। और उसकी बैकग्राउंड में हमारे जो चेंजेस आई वो थी, आज की डेट में जो स्टेट्स हैं वो पहले से बहुत स्ट्रांग हो गई हैं। उनको प्लानिंग कमीशन की उतनी मदद 2015 में नहीं चाहिए जो 1970 में चाहिए थी। इसी तरह हमारा एक डेमोग्राफी जो है उसका एक रोल चेंज हुआ और सबसे बड़ा रोल जो प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन। पहले इंडिया की ग्रोथ के लिए ये माना जाता था कि पब्लिक सेक्टर ही यहाँ की ग्रोथ को ड्राइव करेगा, लेकिन ओवर टाइम आप देखोगे कि पब्लिक सेक्टर इतना डोमिनेट नहीं कर रहा, प्राइवेट सेक्टर एक बड़े पैमाने पे आ गया। इसके साथ ही ये भी कहा गया कि नीति आयोग के गठन से देश का बेहतर आर्थिक और राजनीतिक प्रबंधन होगा। दरअसल नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अलग अलग नीतिगत मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर राजनीतिक और तकनीकी सलाह देना है। नीति आयोग सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में काम करता है, जिसका पहला काम सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देना है, जिससे सरकार ऐसी योजना का निर्माण कर सके जो लोगों के हित में हो। सबसे बड़ी बात थी कि प्लानिंग कमीशन 2 रोल प्ले करता था। एक, स्टेट्स के साथ सेंट्रल स्कीम बनाकर उनको पैसे का बंटवारा कैसे किया जाए, और दूसरा उनका थिंक टैंक का रोल था। एक इस तरह की भावना डेवलप हुई कि शायद प्लानिंग कमीशन अपना ज़्यादा समय स्टेट्स को पैसे बांटने में लगा रहा है और जो एक उसका प्रॉपर जॉब है नई नीतियां बनाना, नई दशा देना, उसके लिए उसके पास व्यापक समय नहीं है। प्लानिंग कमीशन एक अलग तरह की बॉडी थी, फंड्स एलोकेशन देखे जाते थे और वो जब बनाई गई थी उस समय की ज़रूरत थी आज़ादी के बाद। अब ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, अब हिंदुस्तान को ग्रोथ कैसे दी जाए, इनोवेटिव आइडियाज़ कैसे लाए जाएं,
स्टेट्स को कैसे इन्वॉल्व किया जाए। तो आज बदलते वक्त के हिसाब से, नए वक्त की नई ज़रूरत के हिसाब से नीति आयोग को लाया गया। नीति आयोग के गठन के वक्त इसके उद्देश्य भी तय किए गए, जो काफी व्यापक हैं। इसमें राष्ट्रीय हित को देखते हुए राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ एक साझा दृष्टिकोण तैयार करना, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को राष्ट्रीय एजेंडा का प्रारूप उपलब्ध कराना शामिल है। इसके साथ ही राज्यों के साथ लगातार संरचनात्मक सहयोग की पहल और संघवाद को बढ़ावा देना, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजना तैयार करना और उसे उच्च स्तर तक पहुंचाने के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के अनुरूप नीति तैयार करना भी शामिल है। नीति आयोग विशेष रूप से उन वर्गों पर ज्यादा ध्यान देगा जो आर्थिक लाभ उठाने से वंचित रह जाते हैं। इसके अलावा राजनीतिक और लंबे समय के लिए नीति और कार्यक्रम बनाना, शैक्षिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहन देना, कार्यक्रमों और नीतियों के क्रियान्वयन के लिए प्रौद्योगिकी के विकास और क्षमता निर्माण पर जोर देना भी नीति आयोग के उद्देश्यों में शामिल है। हमारे यहाँ अलग अलग वर्टिकल हैं, एग्रीकल्चर की, हेल्थ की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो अलग अलग क्षेत्र में जो केंद्र की नीतियां बनती हैं और जो स्टेट्स हैं जो उनकी नीतियां हैं, तो नीति आयोग स्टेट और सेंटर दोनों के लेवल पे एक एडवाइजरी रोल उसका चल रहा है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, जबकि इसके गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल हैं। वहीं अति आवश्यक मुद्दों के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया है, जिसमें राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं और इनकी अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष करते हैं। इसके अलावा संबंधित कार्य क्षेत्र की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ, जो विशेष आमंत्रित के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे। इसके पूर्णकालिक सदस्यों में अध्यक्ष के अलावा एक उपाध्यक्ष, जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं, और अन्य पूर्णकालिक सदस्य होंगे, जबकि अंशकालिक सदस्यों की संख्या 2 है। वहीं पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्री परिषद से होते हैं, जो अधिकतम 4 हो सकते हैं। इसके अलावा इसके संचालन के लिए एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, जो भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होते हैं और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। नीति आयोग के लिए एक सचिवालय का प्रावधान भी है, जो आवश्यकता के अनुसार होगा। दरअसल योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को पूर्व सोवियत संघ के तर्ज पर हुआ था। योजना आयोग देश के विकास से संबंधित योजनाएं बनाने का काम करता था। वहीं नीति आयोग कई मायने में योजना आयोग से अलग है। नीति आयोग ने लोगों के विकास के लिए नीति बनाने में विकेंद्रीकरण को शामिल किया है। इसके आधार पर केंद्र के साथ राज्य भी योजनाओं को बनाने में अपनी राय रख सकेंगे। इसके तहत योजना निचले स्तर पर स्थित इकाइयों यानी गांव, जिला, राज्य और केंद्र के साथ आपसी बातचीत के बाद तैयार की जाएगी। दरअसल नीति आयोग का उद्देश्य जमीनी हकीकत के आधार पर योजना बनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत की आज़ादी को 2022 में 75 साल पूरे हो जाएंगे। इसको देखते हुए मौजूदा एनडीए सरकार नए भारत के निर्माण के लक्ष्य को हासिल करने में जुटी है। नए भारत का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है। विकास के मानदंडों पर नए भारत की संकल्पना बहुआयामी है। ये हर क्षेत्र में प्रगति के नए आयामों को छूने का संकल्प है। ये एक ऐसा नया भारत होगा जो एकजुट, मजबूत, समृद्ध और आत्मविश्वास से भरा होगा। इसके लिए नीति आयोग ने कार्यनीति तैयार की है। इसमें अगले 5 सालों में सभी को पक्का मकान, पेयजल, शौचालय और 24 घंटे बिजली मुहैया कराने की बात कही गई है। इसके अलावा कुशल कामगारों की हिस्सेदारी को मौजूदा 5.4% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। नए भारत के लिए समग्र राष्ट्रीय कार्यनीति बनाने की जिम्मेदारी नीति आयोग ने ली। थिंक टैंक के रूप में काम करने वाले नीति आयोग ने हाल ही में नए भारत का सुंदर सपना दिखाने वाला एक दृष्टि पत्र जारी किया है। इसे अभिनव भारत एट 75 के लिए कार्यनीति नाम दिया गया है। इसमें 2022-23 के लिए स्पष्ट उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है। इस कार्यनीति दस्तावेज में नीतिगत वातावरण में और सुधार लाने पर महत्वपूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है।
इसका मकसद है कि निजी निवेशक और अन्य हितधारक नए भारत 2022 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में अपनी पूरी क्षमता के साथ योगदान दे सकें और 2030 तक भारत को $5 खरब वाली अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। नीति आयोग तो थिंक टैंक है, एडवाइजरी बॉडी है और जैसे मैंने कहा एक बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी ग्रोथ कैसे हो। अभी भी नीति आयोग ये कोशिश कर रहा है कि देश की 75वीं जो है आज़ादी की जो सालगिरह है उसके ऊपर हम जीडीपी ग्रोथ एक अच्छे लेवल पे लेके जाएं। तो नीति आयोग कहीं ना कहीं क्या दिशा रहेगी, क्या डायरेक्शन रहेगी, किस तरीके से इकोनॉमी को ग्रो करना है, वो सारा एक मैप नीति आयोग की तरफ से मिलता है। तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था किस तरीके से बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था किस तरीके से देश का भला करेगी, देश में वेलफेयर स्कीम चलेंगी, उसमें नीति आयोग का काफ़ी बड़ा रोल है। दस्तावेज के 41 अध्यायों को 4 खंडों वाहक यानी ड्राइवर, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा, समावेशन और गवर्नेंस में विभाजित किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं पहले खंड वाहक की। 2018 से 23 के दौरान लगभग 8% जीडीपी की विकास दर करने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे अर्थव्यवस्था की गति को निरंतर तेजी से बढ़ाया जाए। इससे अर्थव्यवस्था के आकार में वास्तविक अर्थ में विस्तार होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 2017-18 में $2.7 खरब से बढ़कर 2022-23 तक लगभग $4 खरब तक पहुंच जाएगी। नीति आयोग चाहता है कि 29% की निवेश दर 2022 तक 36% तक चली जाए और कर जीडीपी का अनुपात 17% से बढ़कर कम से कम 22% तक हो जाए। आयोग ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कृषि का बाजार बढ़ाने और गांवों को सड़क और इंटरनेट से जोड़ने का सुझाव दिया है। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि मंडियों का विस्तार किया जाना है। साथ ही किसानों को कृषि उद्यमियों में परिवर्तित करने पर बल दिया गया है। शून्य बजट प्राकृतिक खेती की तकनीकों को बढ़ावा देकर खेती की लागत में कमी लाना है। मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार और किसानों की आमदनी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। नीति आयोग ने रोजगार के मौके बढ़ाने के लिए श्रम कानूनों के पूरी तरह से कोडिफिकेशन की बात कही है। आयोग का जोर श्रम सुधार तेज करने, महिलाओं की कार्यक्षेत्र में अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने पर है। ट्रांसफॉर्मेशन केवल ग्रोथ से नहीं आती। ग्रोथ हुई लेकिन उसकी वेल्थ की कंसंट्रेशन कुछ हाथों में रह गई। तो ग्रोथ भी हो लेकिन ग्रोथ इंक्लूसिव हो, उसके लिए सोशल सेक्टर हैं जो हम उन पर बल दें। हमारी ग्रोथ होती जा रही है लेकिन हमारे 30-35% बच्चे स्टंटेड हैं, वो अंडरवेट हैं। बहुत सी लेडीज़ आप देखो प्रेग्नेंट, अनीमिक हैं। तो ये एक इंटेग्रेटेड अप्रोच लेकर कि हमें इकोनॉमिक फ्रंट पे भी प्रोग्रेस करना है, हमें सोशल जो फ्रंट है उस पे भी प्रोग्रेस करना है और नीति ऐसी होनी चाहिए कि फ्यूचर को देखकर वर्ल्ड के साथ प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, उसको भी हमें करना है और स्टेट्स जो है डेवलपमेंट में पार्टनर बने। बुनियादी ढांचाओं की बात करें तो नीति आयोग ने पहले से मंजूर किए जा चुके रेल विकास प्राधिकरण की स्थापना में तेजी लाने पर जोर दिया है। रेल विकास प्राधिकरण रेलवे के लिए एकीकृत, पारदर्शी और गतिशील मूल्य व्यवस्था के सिलसिले में सुझाव देने और सही फैसला करने का काम करेगा। तटीय जहाजरानी और अंतर्देशीय जलमार्गों से माल ढुलाई के हिस्से को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। बुनियादी ढांचा पूरी तरह तैयार होने तक वायबिलिटी गैप फंडिंग उपलब्ध कराई जाएगी। परिवहन के विभिन्न साधनों को एकीकृत करने और मल्टी मॉडल और डिजिटाइज्ड गतिशीलता को बढ़ावा देने के लिए आईटी आधारित मंच का विकास किया जाना है। 2019 में भारत नेट कार्यक्रम के पूरा होने के साथ ही 2.5 लाख ग्राम पंचायतें डिजिटल रूप से जुड़ जाएंगी। 2022-23 तक सभी सरकारी सेवाओं राज्य, जिला और ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल तरीके से उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। तो स्टेट्स को हम अपना एक पार्टनर बनाकर और उनमें कंपटीशन जो है क्रिएट करके कैसे देश के विकास को आगे बढ़ाएं, तो इस नई सोच के साथ नीति आयोग को एज एन आई एंड ईयर ऑफ द गवर्नमेंट कि एज एन आई वो सब चीज़ें देखेगा।
अच्छी चीज़ हो रही है वो भी देखेगा, यदि कोई अच्छी नहीं हो रही वो नहीं देखेगा, और उसको मॉनिटर करके सरकार को एक इनपुट देगा, यहाँ ये सही हो रहा है, यहाँ ये सही नहीं हो रहा, इसको सही पटरी पे लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अभिनव भारत @75 के लिए कार्यनीति में समावेशन से संबंधित खंड में सभी नागरिकों की क्षमताओं में वृद्धि करने का लक्ष्य है। इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा और परंपरागत रूप से हाशिए पर मौजूद आबादी को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराकर उन्हें मुख्य धारा में लाने पर बल दिया गया है। देश भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की स्थापना की जानी है। नीति आयोग ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य अभियान शुरू करने समेत आयुष्मान भारत कार्यक्रम के सफल अमल पर जोर दिया है। राज्यों के साथ मिलकर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए केंद्रीय स्तर पर फोकल पॉइंट बनाने का लक्ष्य है। साथ ही समेकित चिकित्सा पाठ्यक्रम को प्रोत्साहन देने की भी बात है। स्कूली शिक्षा प्रणाली और स्किल की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर है। इसके लिए 2020 तक कम से कम 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जानी है और जमीनी स्तर पर नया इनोवेशन सिस्टम बनाया जाना है। हर बच्चे की शिक्षा को ट्रैक करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एजुकेशन रजिस्ट्री बनाने का लक्ष्य है। आर्थिक विकास पर विशेष बल देते हुए ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरी क्षेत्रों में भी किफायती घरों को प्रोत्साहन देकर श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाकर उनमें समानता सुनिश्चित किया जाना है। नीति आयोग की भूमिका क्या रही है? कहीं ना कहीं भारत को समझ के, स्टेट्स के साथ बैठ के, स्टेट्स के साथ मिलकर चीज़ों को रिव्यू करके, भारत की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए, देखिए जैसे आज बच्चों की माल न्यूट्रिशन है, उसको कैसे एरेडिकेट किया जाए, आज की समस्या है, उसको लेके विचार किया गया। साथ ही साथ आयुष्मान भारत जैसी चीज़ें कि हेल्थ देश को कैसे दी जाए। साथ ही साथ आज क्या रिक्वायरमेंट है रोजगार की, तो स्किल इंडिया जैसी चीज़ें कि लोगों को स्किल कैसे दिया जाए ताकि वो खुद के लिए रोजगार लें और देश की तरक्की में भी जो है अपना योगदान दें। तो इस तरह के कई कॉन्ट्रीब्यूशंस नीति आयोग की तरफ से रहे हैं। नए भारत के लिए कार्यनीति में अंतिम खंड गवर्नेंस से संबंधित है। इसमें विकास के बेहतर निष्कर्ष हासिल करने के लिए गवर्नेंस के ढांचों को सुव्यवस्थित और प्रक्रियाओं को अनुकूल बनाने पर जोर है। दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर अमल करने का सुझाव दिया गया है, जिससे बदलती तकनीक और अर्थव्यवस्था की बढ़ती जटिलताओं से निपटने के लिए प्रशासनिक ढांचे का विकास हो सके। मध्यस्थता की प्रक्रिया को तेज और किफायती बनाने के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद जैसे नए स्वायत्त निकाय की स्थापना करने की सिफारिश की गई है। इसमें मध्यस्थता प्रक्रिया में कोर्ट का दखल कम होगा। नीति आयोग ने लंबित मामलों के निपटारे के लिए अदालतों पर काम के दबाव को कम करने पर जोर दिया है। नीति आयोग ने स्वच्छ भारत मिशन के दायरे के विस्तार की भी बात कही है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है। नीति आयोग ने नए भारत के संकल्प में इसे प्रमुख तत्व माना है। नीति आयोग ने अपने नए भारत @75 के लिए कार्यनीति में किसानों की आय को बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए कई सुझाव दिए हैं। किसानों की आय को बढ़ाने और खेती को लाभकारी बनाने के लिए जरूरी है कि किसानों की समस्या का स्थायी और दीर्घकालिक समाधान निकालने के उपाय पर जोर दिया जाए, न कि कर्ज माफी जैसे उपायों का सहारा लिया जाए। सवाल उठता है कि अगर कर्ज माफी किसानों की समस्या का समाधान नहीं है तो फिर इसका हल है क्या? केंद्र सरकार ने 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है और इसी के लिहाज से कृषि नीति पर काम किया जा रहा है। 19 दिसंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने न्यू इंडिया के लिए नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए रणनीति को जारी किया। इसे नए भारत के लिए रणनीति @75 का नाम दिया गया है। इसमें किसानों की समस्याओं को दूर करते हुए उनकी आय दोगुनी करने के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी गई है। नीति आयोग ने कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार लाने के लिए नए कदमों की श्रृंखला शुरू की है। प्रधानमंत्री जी ने ये कॉल दिया डबलिंग फार्मर इनकम का, तो कुछ लोगों ने इस पे बहुत सवाल उठाए और इस पे ये शंका पैदा किया। सबसे पहले नीति आयोग ने अखबारों में, टीवी पे और एक पॉलिसी पेपर पब्लिश किया कि डबलिंग फार्मर इनकम पॉसिबल है और ये होनी चाहिए।
फिर हमने उसका एक मॉडल बनाया कि यदि हमें ये इनकम डबल करनी है तो हमें किस तरह के बीज किसानों को देने होंगे, उनमें कितना ग्रोथ रेट चाहिए, इरिगेशन प्रेजेंट लेवल से हम किस लेवल पर लेकर जाएंगे, डाइवर्सिफिकेशन हम किस लेवल से किस लेवल पर लेकर जाएंगे। नीति आयोग के इस रणनीतिक दस्तावेज में खेती की उत्पादकता और क्षमता में विकास पर जोर दिया गया है। बाजारों तक अपनी पैदावार के लिए किसानों की पहुंच बढ़े, इसके लिए नीति आयोग ने राष्ट्रीय कृषि बाजार के विस्तार करने को कहा है। कृषि उपज विपणन समिति कानून की जगह कृषि उपज पशुधन विपणन लाकर कृषि क्षेत्र में किसानों को कृषक उद्यमी बनाने पर जोर दिया गया है। नीति आयोग ने माना है कि एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का गठन, मुक्त निर्यात व्यवस्था और जरूरी जींस कानून को समाप्त करना कृषि वृद्धि के लिए जरूरी है। कृषि क्षेत्र की दशा सुधारने के लिए जीरो बजट प्राकृतिक खेती को जोरदार तरीके से बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। फार्मर को बेटर प्राइस रियलाइजेशन देकर उसकी इनकम कैसे करेंगे, तो हमने अपने पॉलिसी पेपर में मॉडल बनाया, सोर्सेज ऑफ ग्रोथ जो हैं वो आइडेंटिफाई किए। फिर आईसीआर को कहा कि आप भी हर स्टेट के लिए अपना अपना एक प्लान बनाएं और उसी के हिसाब से सब्सिक्वेंटली रिफॉर्म करने के लिए मॉडल एपीएमसी एक्ट, कंट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट, क्योंकि ये स्टेट के अधिकार के क्षेत्र में आते हैं, स्टेट्स के साथ हमने उन चीज़ों को शेयर किया। नीति आयोग ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी बढ़ाने को किसानों की आय बढ़ाने का एक आंशिक समाधान बताया है। नीति आयोग ने कृषि लागत मूल्य आयोग की जगह एक न्यायाधिकरण गठित करने को कहा है। रणनीति दस्तावेज में कहा गया है कि सरकार को संविधान के अनुच्छेद 323B के प्रावधानों के अनुरूप कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की जगह कृषि न्यायाधिकरण स्थापित करने का विचार करना चाहिए। किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य दिलाने और बाजार में कीमतों को गिरने से रोकने के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर 22 खरीफ और रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। जो एमएसपी है उसके लिए एक नया फार्मूला लाया गया कि एमएसपी A2+FL से 1.5 गुना होगी। फिर उसको प्राप्त करने के लिए एक प्रोक्योरमेंट का मैकेनिज्म जो है वो बनाया गया। अभी भी कुछ जिनसों की जो किसान को कीमत मिली है वो एमएसपी से कम रही है, हम उसको मॉनिटर करते हैं रेगुलरली। लेकिन यदि आप इस खरीफ सीज़न में देखो और पिछले खरीफ सीज़न में देखो तो बहुत ज़्यादा उसमें एक इंक्रीज़ हुआ है जो किसानों को प्राइस मिली है। नीति आयोग किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उपजों के आरक्षित मूल्य पर नीलामी की व्यवस्था के पक्ष में है। रणनीति दस्तावेज में कहा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह न्यूनतम आरक्षित मूल्य की संभावना तलाशने के लिए एक समूह बनाया जाना चाहिए, जो मंडियों में उपज की नीलामी के लिए शुरुआती बिंदु हो सकता है। नीति आयोग के मुताबिक इस समूह को ये भी जांचना चाहिए कि क्या एमएसपी को 3 अलग अलग मानदंडों के आधार पर तय किया जा सकता है। ये 3 मानदंड हैं: आवश्यकता से अधिक उत्पादित उत्पाद, घरेलू बाजार में कमी वाले ऐसे उत्पाद जिनकी वैश्विक स्तर पर उपलब्धता है, और ऐसे उत्पाद जिनकी घरेलू और वैश्विक स्तर पर कमी है। नीति आयोग ने भविष्य में प्रोत्साहन और कमीशन भुगतान प्रणाली के जरिए न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को समर्थन देने के लिए बाजारों में कारोबार करने वाले निजी व्यापारियों को शामिल करने के विकल्पों की जांच करने का सुझाव दिया है। जो फिजिकल ग्रोथ है एग्रीकल्चर का, यदि जब से डबलिंग फार्मर इनकम का काल दिया है वो 4% से ऊपर चल रहा है। 15 आप 16-17 का ले लीजिए, 17-18 का ले लीजिए और 18-19 के पहले 2 क्वार्टर का जो हमारा ग्रोथ है उसको ले लीजिए, वो एक एवरेज जो है वो 4% से ऊपर उसकी ग्रोथ आ रही है। एमएसपी के आने से एक प्राइस का एनवायरनमेंट भी इम्प्रूव होना शुरू हो गया है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए ऑपरेशन ग्रीन नाम के एक प्रोजेक्ट को चलाया गया ताकि फलों और सब्जियों में जो आती हैं दिखते हैं उनको हम कैसे एड्रेस कर सकें। नीति आयोग का मानना है कि एमएसपी या कीमतें बढ़ाना सिर्फ किसानों को लाभकारी रिटर्न सुनिश्चित करने की समस्या का आंशिक समाधान हो सकता है। दीर्घकालिक समाधान के लिए आयोग प्रतिस्पर्धी, स्थिर और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का निर्माण होना चाहिए, जो बेहतर मूल्य खोज को संभव बनाएगा। नीति आयोग ने खेती की उत्पादकता और क्षमता के विकास के लिए माइक्रो इरिगेशन और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी अनुबंध खेती को जरूरी बताया है।
कृषि निर्यात के बारे में आयोग ने सुझाव दिया है कि सरकार को सुसंगत और स्थिर कृषि निर्यात नीति लाना चाहिए, जो आदर्श रूप से 5 से 10 वर्ष आगे की सोच के साथ तय हो। बीच बीच में इस नीति की समीक्षा भी होनी चाहिए। आयोग ने सिंचाई सुविधाओं, विपणन सुधार, कटाई के बाद फसल प्रबंधन और बेहतर फसल बीमा उत्पादों में सुधार के माध्यम से कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण करने की भी बात कही है। किसानों तक उर्वरकों की पहुंच सुनिश्चित हो, इसके लिए 2022 तक देश के यूरिया के उत्पाद में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। उर्वरक में सीधे नकदी लाभ देने यानी डीबीटी लाने की पायलट परियोजना अनेक राज्यों में सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है। इन सब के अलावा यह जरूरी है कि खेती के फायदे के लिए बन रही योजनाओं और नीतियों के बारे में किसानों को बेहतर जानकारी मिल सके। ये सब कुछ ऐसे उपाय हैं जिनकी मदद से 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी करने में मदद मिलेगी। आकाश पोपले, राज्यसभा टीवी। विशेष में आज इतना ही। आप हमारा ये कार्यक्रम राज्यसभा टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।